नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, व्यवसाय कोई सा भी हो, अगर सही मैनेजमेंट से ना किया जाए तो फायदा होने की बजाय नुकसान होने की आशंका ज्यादा रहती है। इसीलिए सही प्रबंधन हर क्षेत्र में बेहद जरूरी होता है। इसी को अगर हम कृषि व्यवसाय से जोड़कर देखें तो यहाँ अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा प्राप्त करने के लिए फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी फसलों का अच्छी तरह से ध्यान कैसे रखा जाए, उनका उचित प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि अनावश्यक खर्चों को कम कर सीमित संसाधन में बढ़िया पैदावार ली जा सके। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको फसल प्रबंधन के बारे में ही जानकारी देंगे, साथ ही साथ बताएंगे प्याज और लहसुन की खेती के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और सबसे पहले कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर धाकड़ से जानते हैं फसल प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस धाकड़, वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में पदस्थ हूँ। किसान भाई, हम लोग जानते हैं कि अब हमारे कटाई का दौर चरम सीमा पर है। सभी क्षेत्रों में, हमारे शाजापुर ज़िले में, पूरे मालवा में कटाई का दौर चल रहा है। हमारा मसूर और चने की कटाई लगभग हो गई है, गेहूँ की कटाई चल रही है। किसान भाई, ऐसे में हम लोगों के लिए गेहूँ की कटाई हम लोग करते हैं, तो इसमें जो गेहूँ की जो फसल अवशेष हैं, खासकर उसके प्रबंधन में हम लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ऐसे कौन कौन से कृषि यंत्र हैं जिससे हम लोग कटाई और गहाई अच्छे से कर सकते हैं, उसके बाद में जो उसका फसल अवशेष है उसका हम लोग प्रबंधन अच्छे से कर पा रहे हैं। किसान भाइयों, कटाई के लिए जो उन्नत कृषि यंत्र हैं, यदि आपके छोटे किसान हैं, उसके लिए हमारा उन्नत हसिया, नवीन हसिया, जो केंद्रीय कृषि एवं की संस्थान भोपाल ने डेवलप किया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा कृषि यंत्र है। और जिनके पास में ज़्यादा ज़मीन है किसान भाइयों, उनके लिए जो आपका रीपर है, अलग अलग तरह के रीपर आपके आ रहे हैं। एक ट्रैक्टर के आगे लगता है उस तरह का रीपर आ रहा है, उससे भी आप लोग कटाई करेंगे तो आपकी जल्दी कटाई हो जाएगी। और एक पीछे भी कटाई करने का रीपर आता है, उससे भी आप लोग कटाई कर सकते हैं। किसान भाई, इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर भी आजकल आ रहे हैं कि आजकल जो कटाई करते हैं पर उसके बाद में बांधने में मजदूरों की काफ़ी समस्या रहती है, तो कटाई और बंधाई दोनों काम इसमें तरह के हो जाते हैं। रीपर कम बाइंडर, इस कृषि यंत्र का प्रयोग हमारे यहाँ शाजापुर जिले में ज़्यादातर किसान कर रहे हैं और कई जिलों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें हमारी कटाई भी हो जाती है, उसके बाद उसमें बंधाई भी हो जाती है। किसान भाइयों, ये कृषि यंत्र है, अलग अलग मॉडल्स में ये उपलब्ध है, लगभग 2 से 3 लाख रुपए में इसकी कीमत है। और कई किसान भाई इसको किराए से भी चला रहे हैं, उससे भी अच्छी इनकम ले रहे हैं। किसान भाइयों, मौसम की प्रतिकूलता भी अभी बनी हुई है, कई कई जगह बारिश के अचानक बारिश मौसम की प्रतिकूल हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में आप लोग इस तरह के उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करेंगे, रीपर कंबाइंडर का, तो आपकी कटाई भी आपकी आसानी से हो जाएगी। जिन किसान भाइयों के पास में ज़्यादा ज़मीन है, वो हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं। स्वचालित जो हार्वेस्टर रहते हैं, उससे हमारी कटाई भी हो जाती है, हमारी गहाई भी हो जाती है, पूरा काम इसका होता है और उसमें सफाई भी हो जाती है। हमारा हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, इनग्रेडिंग, तीनों काम इसमें हो जाते हैं किसान भाइयों। और हमारा जो काम लगभग 1 हफ्ते में होता है, वो 1 दिन में ही हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हार्वेस्टर का प्रयोग भी किसान भाई, बड़े किसानों भाइयों के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो किसान भाई, जहाँ जहाँ पर हार्वेस्टर की खासकर कटाई करते हैं, वहाँ पर हमारी नरवाई की विशेष समस्या रहती है। तो नरवाई का जो है, जो फसल अवशेष, जैसे हमारे यहाँ पर गेहूँ 1 हेक्टेयर में हम लोग बात करें 50 से 60 कुंटल यदि पैदा हो रहा है, तो इसका जो फसल अवशेष रहेगा वो भी लगभग इतना ही रहता है, लगभग 50 कुंटल के आसपास फसल अवशेष हमारे खेत में छूट जाता है। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों, जिन लोगों ने हार्वेस्टर से कटाई की हुई है, उसके लिए आप लोगों का जो है स्टार रीपर, वो काफ़ी उपयोगी कृषि यंत्र है। हार्वेस्टर के कटाई के बाद में आप स्टार रीपर का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या है कि जो भी नरवाई फसल अंश हमारे खेत में छूटा हुआ है, उसका भूसा बन जाएगा। मवेशी के लिए क्या हार्वेस्टर में भूसा नहीं बन पाता है, तो इसमें स्टार रीपर से भूसा बन जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारा 8 से 10% गेहूँ और उस नरवाई में रह गया था, वो भी उसमें कलेक्शन हो जाता है। किसान भाइयों, आप लोग स्टार रीपर का प्रयोग करिए। स्टार रीपर जो कई बार जो हार्वेस्टर वाले हैं वही साथ में रखते हैं, नहीं कई किसान इसको किराए से भी चला रहे हैं, किराए से चला के भी अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो फसल अब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, क्योंकि हमारा जो मवेशी है, हम लोग जैविक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक की बातें कर रहे हैं, तो इसमें फसल अवशेष बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो स्टार रीपर के माध्यम से आप भूसा का कलेक्शन आप लोग कर सकते हैं। किसान भाई, इसके अलावा और जो फसल अवशेष को ज़मीन में मिलाने के लिए
वो उपयोगी कृषि यंत्र हैं। इसके अलावा जो भी फसल अवशेष रहता है किसान भाइयों, उसको आप लोग रोटावेटर चला के, जब ज़मीन रहती है उसमें रोटावेटर चला के उसको भी हम लोग ज़मीन के अंदर मिला सकते हैं, जिससे कि हमारे ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ती है। रोटावेटर भी इस तरह का कृषि यंत्र, कई किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसमें जो हमारे खेतीबाड़ी का जुताई का काम और लेबलिंग का काम और जो नरवाई है उसको मिलाने का काम एक साथ ही हो जाता है, इसलिए बहुत बढ़िया कृषि यंत्र रोटावेटर। इस पर गवर्नमेंट इसलिए अनुदान भी दे रही है। प्रति कृषि यंत्र पर लगभग छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों को लगभग किसान भाइयों इसमें 25 से 30 हज़ार रुपये का अनुदान मिल रहा है। तो रोटावेटर आप चलाइए तो जितना भी फसल नरवाई है ज़मीन के अंदर मिल जाएगी, और जब भी हमारे खेत को नमी मिलेगी या बरसात की सीजन जो भी नमी रहेगी उसके कारण वो सड़ जाएगी, जिससे हमारे खेतों में जीवांश बढ़ता है। ये आप लोग चलाइए। और कृषि यंत्र को प्रयोग नरवाई प्रबंधन के लिए किसान भाइयों 3 साल में हम लोग हमेशा गहरी जुताई के लिए बताते हैं। तो जो भी हमारे हाथ से कटाई हुई है, रीपर से कटाई हुई है, हार्वेस्टर से कटाई के बाद में जो भी फसल अवशेष बचे हुए हैं वो आप लोग ये गहरी जुताई करेंगे। गहरी जुताई जो है वो हमारा MB प्लाऊ, जो हमारा रिवर्सिबल प्लाऊ इसके माध्यम से की जाती है। तो MB प्लाऊ के माध्यम से आप लोग करेंगे तो इसमें जो भी फसल अवशेष है वो ज़मीन में मिल जाएंगे। लगभग ये है कि 8 से 10 इंच की गहराई पे ये ज़मीन की उल्टा पलटी करता है, जिससे कि हमारा फसल अवशेष भी ज़मीन के अंदर मिल जाते हैं। ये हमारा गहरी जुताई का फ़ायदा है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि जो भी हम ज़मीन के अंदर कल्टीवेटर लगातार चलाते हैं, इसके कारण क्या होता है किसान भाइयों की ज़मीन की हार्ड लेयर रहती है वो भी टूट जाती है, जिससे फसल अवशेष के साथ साथ हमारे खेतों में बरसात के सीजन में पानी ज़मीन के अंदर तेज़ी से बैठता है, खेतों में नमी भी बनी रहती है। किसान भाइयों इससे ज़मीन की उल्टा पलटी भी हो जाती है। उसके अलावा जो हानिकारक फफूंद है वो भी 2-2.5 महीने की गर्मी मिलती है, इससे कि हमारा इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो MB प्लाऊ को भी किसान भाइयों आप लोग चलाइए। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसान भाइयों जब कभी कभी क्या हमारे खेतों में जो भी रहता है कि फसल अवशेष इतना ज़्यादा हो जाता है, चाहे भूसा हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। इसके लिए केंद्रीय कृषि एवं संस्थान भोपाल ने जो बेलर बना हुआ है, राउंड बेलर बनाया हुआ है। राउंड बेलर इस तरह का कृषि यंत्र किसान भाइयों, जिससे कि जो फसल अवशेष हैं और जो जैसे भूसा हो गया, जो आपका 10 टाली भूसा है उसको कंप्रेस करके छोटे छोटे बना के बंडल बना लेते हैं, जिससे 10 टाली भूसा को आप लोग 1 टाली में ही ले जा सकते हैं। यदि आपको इस तरह की फसल है उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, इधर उधर ले जाना है या उसको करके रखना है, तो उसके लिए भी आप राउंड बेलर को आप लोग खरीद सकते हैं। तो किसान भाई इस तरह के जो उन्नत कृषि यंत्र हैं जो फसल अवशेष के लिए प्रबंधन के लिए, क्योंकि हम लोग भी कई जगह हम लोग देखते हैं अप्रैल के महीने में जैसे गेहूं की कटाई कंप्लीट होती है उसके बाद कई बार किसान भाई इसमें खेतों में आग लगा देते हैं। आग लगाने के कारण किसान भाइयों हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति तो कम होती ही है, इसके साथ ही ज़मीन में जो भी लाभदायक कीट रहते हैं वो भी जल के नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप लोग ज़मीन के अंदर जो भी हानिकारक जो लाभदायक कीट हैं वो यदि आप आग लगाएंगे तो वो नष्ट हो जाएं। इसको बचाने के लिए फसल अवशेष के लिए जो मैंने कृषि यंत्र बताए हुए हैं, चाहे आपका स्टार रीपर हो, चाहे आपका रोटावेटर हो, चाहे आपका प्लाऊ हो, MB प्लाऊ हो, इन कृषि यंत्रों को आप लोग लगातार अपने खेत में प्रयोग करेंगे और या किराए से चलवाएंगे तो फसल अवशेष आपके खेत का जो नरवाई है वो एक तरह से कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी जो जलने से जो भी नुकसान खेत को हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कृषि भाइयों कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके आप लोग या भोपाल के केंद्रीय कृषि एवं के संस्थान भोपाल में विजिट करके इन कृषि यंत्रों को देखिए, और यदि आपको उपयोगी लगते हैं, जिनके हमारे कई फ़ायदे हैं, तो आप लोग ज़रूर ही अपने खेतों में इस सीजन से इनका प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारा ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी और हमारा जो मवेशी के लिए भूसा भी उपलब्ध हो पाएगा। किसान भाइयों, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो बात करेंगे प्याज और लहसुन की खेती के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्याज और लहसुन के बिना भारतीय रसोई अधूरी रहती है। इन दोनों की जोड़ी भोजन को स्वादिष्ट बनाती है, साथ ही ये औषधि का काम भी करते हैं। लिहाजा साल भर प्याज और लहसुन की मांग बनी रहती है। तो हमारे जो किसान भाई प्याज लहसुन की खेती करते हैं, उनके लिए हम लाए हैं आज विशेष जानकारियां, जैसे प्याज और लहसुन की खेती करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर GR अंबावतिया। नमस्कार किसान भाइयों, शाजापुर जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ के किसान काफ़ी नई नई प्रकार की फसलों की खेती करते हैं। खरीफ में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम यहाँ का रकबा खरीफ में सोयाबीन का रकबा होता है, लेकिन सोयाबीन के साथ साथ किसान विविधीकरण के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। तो खरीफ प्याज की खेती भी हमारे ज़िले में कुछ किसान ने करना शुरू कर दिया है। साथ ही में रबी में गेहूँ और चना यहाँ की मेन प्रमुख फसलें होती है, लेकिन आर्थिक रूप से देखें तो गेहूं में काफ़ी पानी लगता है। तो गेहूं और चने के साथ साथ किसान भाई अच्छे पैदावार के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी आमदनी के लिए यहाँ पे खरीफ में प्याज और लहसुन की फसल भी रबी में ले रहे हैं। और हमारे किसान भाई बहुत अच्छा प्याज का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन के साथ साथ कुछ अच्छी क्वालिटी का प्याज हमारे शाजापुर ज़िले में अगर होगा तो निश्चित ही मार्केट में हमारे किसान भाइयों को उसका बहुत अच्छा भाव मिलेगा और आर्थिक रूप से जो हम फसलें रबी की बो रहे हैं उनकी तुलना में हमें प्याज और लहसुन से बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। अब कुछ मुद्दे की बात ये है कि हमारा किसान भाई उत्पादन तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जो प्याज की क्वालिटी बनना चाहिए, जो उसमें जो रसायन होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। वो कमी कैसे दूर करें, उसके लिए हमारा किसान भाई जब प्याज बोने से लेकर के तो उसका काटने हार्वेस्टिंग के बाद उसका भंडारण के ऊपर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कुछ उत्पादन जब किसान भाई करते हैं तो 4 या 5 चीज़ें ऐसी होती है जिनके ऊपर हमारा किसान भाई ध्यान दे। पहली चीज़, जिस खेत पे किसान भाई प्याज लगाना चाहता है उस खेत की अच्छे से गहरी जुताई कर ले। हम सब जानते हैं कि प्याज और लहसुन ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली फसलें होती है और ज़मीन जितनी हमारी पोरस रहेगी, जितनी मुलायम रहेगी, उतना प्याज का साइज़ और उसका उत्पादन अच्छा हमें मिलेगा। दूसरी चीज़, जब प्याज लगाए तो हमारे किसान भाइयों ने जब कई ने मिट्टी की जांच करवाई तो देखने में आया कि हमारे खेतों की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होती जा रही है। तो अच्छा, अगर ऑर्गेनिक कार्बन खेत में रहेगा तो प्याज का और लहसुन का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की पकी हुई खाद या केचुए की खाद का उपयोग करें। कम से कम 1 हेक्टर में 4 से 5 टन के लगभग गोबर की खाद प्याज लगाने के पहले बोएं तो उसको प्याज की क्वालिटी में काफ़ी अच्छा सुधार होगा। दूसरी चीज़, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको सूक्ष्म पोषक तत्व हम लोग कहते हैं, हमारे ज़िले में उनकी भी जिंक और सल्फर 2 ऐसे सूक्ष्म तत्व है जिनकी ज़िले में लगातार कमी होती जा रही है। तो मेरा एक सुझाव हमारे किसान भाई को ये भी है कि प्याज की अच्छी क्वालिटी अगर हमें बनाना है तो 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से जिंक सल्फेट फर्टिलाइज़र बाज़ार में उपलब्ध होता है, उसका उपयोग करें प्याज लगाने के पहले। साथ ही में प्याज एक चिटपिटी फसल होती है जिसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है और प्याज की क्वालिटी को हमें सुधारना है तो ज़मीन में हमें सल्फर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम बेंटोडाइट सल्फर का उपयोग करेंगे तो प्याज की जो क्वालिटी है उसमें सुधार होगा। इसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास संतुलित मात्रा में हम केमिकल का उपयोग करेंगे तो प्याज की क्वालिटी में सुधार होगा और भंडारण में जो हमारा प्याज के बीमारी लग जाती है, जो नुकसान होता है, उससे हम निजात पा सकते हैं। तीसरी चीज़,
प्याज लगाने के पहले हमें थोड़ा सा ऐसी जातियों का चयन करना पड़ेगा जिसका बाज़ार में एक्सपोर्ट अच्छा हो। ऐसी जाति लेना पड़ेगी जिसके में ड्राई मैटर ज़्यादा हो, सूखा पदार्थ इसमें ज़्यादा निकले। एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज और लहसुन अगर हम लगाएंगे तो निश्चित ही अन्य किस्मों की तुलना में हमें अच्छा रेट मिलेगा। अब प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज में खरीफ में प्याज लगाने के लिए 2 जाति बहुत अच्छी होती है। एक होता है N53 जिसको लाल प्याज के नाम से भी हमारे किसान भाई जानते हैं। दूसरा होता है एग्री फाउंड डार्क रेड, ये भी लाल प्याज होती है। दोनों खरीफ के लिए रिकमेंड किस्में होती है और किसान भाई अगर खरीफ में प्याज लगा रहे हैं तो इन दोनों जातियों का प्याज भी लगाएं। साथ में अगर रबी में प्याज लगा रहे हैं तो एग्री फाउंड लाइट रेड नाम की एक वैरायटी है और कुछ वैरायटी और भी NSW से निकाली गई है, तो अच्छी जाति के प्याज का उपयोग करें। और प्याज में हमें अच्छी क्वालिटी का और एक्सपोर्ट जाति लगाना है तो सफ़ेद प्याज भी किसान भाई कुछ किस्में विकसित की गई है, उन सफ़ेद प्याज को भी हमारे ज़िले में लगा सकते हैं। सफ़ेद प्याज में भी जो ड्राई मैटर होता है, सूखा पदार्थ होता है, वो लाल प्याज की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर किस्मों का सही चयन करेंगे और ऐसी जातियों का चयन करेंगे जो एक्सपोर्ट होती है तो हमें अच्छी क्वालिटी का और अच्छे उस प्याज से हमें पैसा मिलेगा। तीसरी चीज़, प्याज में की क्वालिटी में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कीड़े और बीमारी से। किसान भाई शुरू से अगर प्याज और इस पर लहसुन पे ध्यान दे तो एक थ्रिप्स नाम का एक इंसेक्ट आता है, सकिंग पेस्ट होता है, जिसके कारण पत्तों का रस चूसता है और क्लोरोफिल खा जाता है। इसके कारण इसकी उत्पादन क्षमता और क्वालिटी प्रभावित होती है। तो थ्रिप्स के नियंत्रण शुरू में किसान भाई ध्यान रखें और जैसे ही थ्रिप्स की अगर शुरुआत होती है तो उसके लिए मार्केट में या तो जैविक दवा का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप फिप्रोलिन है, अन्य जो कीटनाशक दवा है उसका वैज्ञानिकों से सलाह लेके थ्रिप्स का कंट्रोल कर सकते हैं। प्याज में हम जब कोई भी कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हैं तो किसान भाइयों को एक प्रॉब्लम होती है कि प्याज और लहसुन के जो पत्ते होते हैं गोल आकार के रहते हैं। पानी में दवा मिला के आप छिड़केंगे तो दवा पत्तों के ऊपर चिपक नहीं पाएगी। इसके लिए एक मेरा सुझाव ये भी है कि चिपको नाम की एक पदार्थ मार्केट में उपलब्ध है, उसको कोई भी कीटनाशक दवा का उपयोग करें तो चिपको ज़रूर डालें। चिपको दवा को पत्तों के ऊपर चिपका देगा और उससे जो दवा का 100% असर कीड़े मारने के लिए हो जाएगा। तो कीट और बीमारी के ऊपर अगर नियंत्रण करेंगे तो निश्चित ही प्याज की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। साथ ही में अगर प्याज की क्वालिटी सुधारना है, अभी वर्तमान में किसान भाई प्याज निकालना भी शुरू कर दिया है, तो प्याज का भंडारण अच्छे से कैसे हो उसमें 3 या 4 महत्वपूर्ण बातें होती है जिनके बारे में किसान भाई थोड़ा सा ध्यान दें। पहली चीज़, जब भी प्याज हम निकालें, हार्वेस्टिंग करें तो उसमें 15 से 20 दिन पहले उसमें पानी देना थोड़ा बंद कर दें। पानी अगर हम लगातार देते रहेंगे तो भंडारण में प्याज की क्वालिटी ख़राब होगी, उसमें फफूंद लगेगा और फफूंद लगने से प्याज सड़ेगा और उससे हमारा नुकसान भी होगा और उत्पादन भी उसके अपना भाव भी हमें कम मिलेंगे। तो पानी 15 से 20 दिन पहले पानी देने बंद कर दे। साथ ही में किसान भाई जब भंडारण हम करते हैं तो काले रंग की फफूंद पत्तों पे प्याज के कंद के ऊपर जम जाती है और उससे प्याज की क्वालिटी ख़राब होती है। तो जब आप प्याज निकालें, उस पानी देने के जस्ट बाद एक हार्मोन सा आता है MH नाम का, मेलिक हाइड्रेट नाम का, या एक फंजीसाइड आता है कार्बन डाइमेट्रिकोजेब, इसका छिड़काव कर दे और उसके बाद अगर प्याज निकालेंगे तो भंडारण में उसका काफ़ी अच्छा उपयोग होगा। साथ ही में प्याज निकालने के तुरंत बाद प्याज को अच्छे से खेत में सुखा लें। प्याज को सुखाने से 5-7 दिन प्याज निकाल के और प्याज का जो कंद है उसको मिट्टी में दबा लें और उसका जो पत्ते होते हैं उसको बाहर खोला भी छोड़ दें। धूप में प्याज में नमी की मात्रा कम हो जाएगी तो भंडारण में उसकी क्षमता रखने की बढ़ जाएगी। ये 2-3 काम करना ज़रूरी है भंडारण के पहले। प्याज अच्छे से सूखे, फिर प्याज के जो पत्ते होते हैं हंसिया लेकर या चाकू लेकर उसके प्याज के पत्तों को थोड़ा सा कंद के ऊपर से काट दें और उसको भंडारण के अच्छा सुखा के भंडारण के लिए रख दें। प्याज के भंडारण में थोड़ा सा हवा का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। जितना वेंटिलेशन होगा, हवा अच्छे से आ जाएगी तो प्याज में फफूंद बहुत कम विकसित हो पाएगा। तो अगर प्याज में भंडारण सुधारना है तो उसका प्याज को थोड़ा सा खुले में रखें और भंडारण में भी थोड़ी सी सावधानी रखें कि वो दीवार के सट के ना हो, ज़्यादा भंडारण में नमी ना हो और उसमें पंखे चला के उसमें वायु हमेशा उसका हवा का बना रहे आदान प्रदान, तो प्याज की क्वालिटी बनी रहेगी और प्याज काफ़ी महीने तक ख़राब होने से बच जाएगा और मार्केट में हमें अच्छे रेट मिलेंगे।
और किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है और आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख खबरों के साथ। पीएम फसल बीमा योजना में डिजी क्लेम, कृषि यंत्रीकरण का कौशल विकास योजना, एमएसपी पर रबी फसलों की खरीदी 31 मई तक, गेहूं का सुरक्षित भंडारण, अच्छा बीज अच्छा उत्पादन और अंत में देखेंगे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। सबसे पहले बात करेंगे पीएम फसल बीमा योजना में डिजी क्लेम के शुभारंभ की। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गत दिनों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटलाइज क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल डिजी क्लेम का शुभारंभ किया। इस नवाचार के साथ ही दावों का वितरण अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिसका सीधा लाभ प्रारंभ में 6 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ उत्तराखंड और हरियाणा के संबंधित किसानों को होगा। दावा भुगतान की प्रक्रिया अब स्वचालित हो जाएगी क्योंकि राज्यों द्वारा पोर्टल पर उपज डेटा जारी किया जाता है। श्री तोमर ने बटन दबाकर इन 6 राज्यों के बीमित किसानों को 1260 करोड़ रुपए से अधिक के बीमे दावों का भुगतान किया है। कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि डिजी क्लेम के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नई विधा का शुभारंभ हुआ है, जिससे केंद्र राज्य सरकारों को सुविधा के साथ ही किसानों को क्लेम मिल जाए। इसकी सुनिश्चितता पारदर्शिता के साथ की जा सकेगी। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के लिए ग्रीवांस पोर्टल बनाया गया है, जिसका लाभ परिलक्षित हो रहा है। कृषि यंत्रीकरण कौशल विकास योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में 3 जिलों में 3 नई तहसीलों के गठन का निर्णय लेते हुए उनके कुशल संचालन के लिए पदों की स्वीकृति की गई है। खंडवा जिले में नवीन तहसील छैगांव माखन, सिंगरौली जिले में नवीन तहसील बरगवा और आगर मालवा जिले में नई तहसील सोयत कला के गठन की स्वीकृति दी गई है। मंत्री परिषद द्वारा कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में कौशल विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना में कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में स्थापित हो रहे ड्रोन स्कूल में 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 3 वर्ष से 6000 युवाओं को वृहद कृषि यंत्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता मिल सकेगी। इसके लिए 22 करोड़ 73 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है। एमएसपी पर रबी फसलों की खरीदी 31 मई तक। मध्य प्रदेश शासन द्वारा रबी वर्ष 2022 व 23 की उपज चना, मसूर, राई एवं सरसों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 31 मई तक किया जाएगा। चने का उपार्जन पूरे प्रदेश में होगा। मसूर का 37 जिलों, राई एवं सरसों का उपार्जन 40 जिलों में केंद्र शासन द्वारा निर्धारित मापदंड संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए राज्य उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जाएगा। उपार्जन कार्य सप्ताह में 5 कार्य दिवसों में सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक होगा। उपार्जन केंद्र पर कृषक तौल पर्ची शाम को 6 बजे तक जारी की जाएगी। परीक्षण के बाद अंतिम कृषक की तौल साय 8 बजे पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। अपरिहार्य कारणों से सोमवार से शुक्रवार तक तौल नहीं होने की दशा में शनिवार को समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। ऑफलाइन मोड में उपार्जन बिल्कुल भी नहीं होगा। गेहूं के समान चना, मसूर एवं सरसों में भी इस वर्ष स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था रहेगी। मध्य प्रदेश जिलों में मसूर का उपार्जन होगा, जिसमें राजगढ़, सतना, डिंडौरी, विदिशा, सागर, रीवा, नरसिंहपुर, दतिया के साथ ही रायसेन, पन्ना, दमोह, मंडला, जबलपुर, शाजापुर, अनूपपुर और सिवनी, अशोकनगर, कटनी, मंदसौर, आगरमालवा, सीधी, सिंगरौली, सीहोर के साथ छतरपुर, उमरिया, शिवपुरी, शहडोल, नर्मदापुरम, भिंड, उज्जैन, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़ और रतलाम, बैतूल, नीमच के साथ हरदा और अंत में धार जिले शामिल हैं। इसी प्रकार प्रदेश में 40 जिलों में सरसों की खरीदी होगी, जिसमें भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर, ग्वालियर, बालाघाट, टीकमगढ़, छतरपुर, नीमच के साथ ही डिंडौरी, मंडला, दतिया, रीवा, सिंगरौली, आगरमालवा, गुना, पन्ना, रतलाम, सतना, विदिशा, अशोकनगर, शहडोल, राजगढ़, सिवनी, अनूपपुर, सीधी, जबलपुर, शाजापुर, कटनी, उज्जैन के साथ ही उमरिया, रायसेन, सागर, नर्मदापुरम और दमोह के साथ छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा और देवास शामिल हैं। गेहूं का सुरक्षित भंडारण। भंडारण की अवधि में तापमान, नमी, घुन, पई, चूहे, चिड़ियों, सूक्ष्म जीवों तथा भंडारण के गलत तरीके के कारण भंडारित किए गए गेहूं की मात्रा का कई प्रतिशत भाग बेकार हो जाता है। सुरक्षित भंडारण हेतु दानों में 10 से 12% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। भंडारण के पूर्व पुराने ड्रम, बोरियों की सफाई कर उन्हें तेज धूप में सुखा लेना चाहिए, जिससे कि उसमें छिपे हुए घुन एवं पई समाप्त हो जाए।
मिट्टी की कोठियों तथा कमरों को साफ कर लें और डाइक्लोरोवास की 100 मिलीलीटर मात्रा को 300 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर या मेथालियान 50 ईसी के घोल को 3 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से कमरे के फर्श, छत, दीवारों, खिड़की तथा दरवाजों पर छिड़काव करके कमरे को बंद कर दें। इस घोल में पुराने बोरों को उपचारित करके सुखा लें। इसके बाद उसमें गेहूं भरें। कमरे में फर्श पर 2 फीट मोटा भूसा अथवा नीम के बुरादा की तरह जमा कर गेहूं के बोरों को रखें। शर्त यह है कि कमरे की खिड़कियों एवं दरवाजे ठीक से बंद होने चाहिए, जिससे चूहे एवं चिड़िया उसमें प्रवेश न कर सकें। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।